नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मित्रों, मेरा उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने ये वाला वीडियो देखने से पहले, इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उनको देख लें, ताकि आपको एक जो सीरीज है वो अच्छे से समझ में आए, मध्य प्रदेश की सारी सीरीज। और दूसरी बात, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जो मैं डालूं वो आपको पता चल जाए और आपको हेल्प मिले उससे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मित्रों, मध्य प्रदेश की संरचना को देखने पर, मध्य प्रदेश की संरचना को देखने पर हमें असमानताएं मिलती हैं। जैसे कि कहीं पर मिट्टी कुछ और है और कहीं की मिट्टी कुछ और है। जैसे कि सपोज दैट हम ग्वालियर के ऊपर जाएं तो यहाँ पर हमें जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और यदि हम वही जबलपुर, भोपाल, सागर यहाँ पे यदि मिट्टी देखें तो यहाँ पे हमें अग्नि चट्टानों से जो काली मिट्टी है वो प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मिट्टी में असमानता। और वहीं पे अगर चट्टानों की बात करें तो यदि हम सिंगरौली साइड देखें तो हमें वहाँ फॉसिल्स मिलते हैं। और यदि हम यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर यहाँ की यदि चट्टानों की बात करें तो यहाँ की चट्टानें हमें अग्नि मिलती है, यानी हमें यहाँ फॉसिल्स प्राप्त नहीं होते। तो कई प्रकार की असमानताएं प्राप्त होती है हमें पूरे मध्य प्रदेश की भूमि पर। तो इन्हीं असमानताओं को देखते हुए फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक प्राकृतिक विभागों में इसे बांटा है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार। उसी में यदि मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन का पठार। और मैकाल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, ये श्रेणियां बटी हुई हैं। वहीं पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग को 7 भागों में बांटा गया। आइए अब हम इन 7 भागों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से वो 7 भाग हैं। मित्रों, इस मैप को आप गौर से देखिए तो इस मैप में 7 भागों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये जो नीचे वाला भाग है ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो पूरे मध्य प्रदेश का 11% रिजर्व करता है। ये बघेलखंड का पठार है जो पूरे मध्य प्रदेश का 7% रिजर्व करता है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो जो बाकी बचे हुए हैं वो मध्य उच्च प्रदेश के भाग कहलाते हैं। तो इसमें से भी मालवा का पठार है जो वो पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग रिजर्व करता है। यानी अगर हम बात करें तो मालवा का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग रिजर्व करता है, और सबसे कम भाग बघेलखंड का पठार सबसे कम भाग रिजर्व करता है। इसके बाद मध्य भारत का पठार है जो वो पूरे मध्य प्रदेश का 10.6% भाग रिजर्व करता है। वहीं बुंदेलखंड का जो 7.7% भाग रिजर्व करता है, और रीवा पन्ना का पठार 10.37 भाग रिजर्व करता है। तो ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ का पठारी प्रदेश प्राप्त होता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो पठारी प्रदेश है वो प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान का वांगर प्रदेश प्राप्त होता है। ओके। और मध्य प्रदेश के उत्तर में गंगा यमुना का विशाल मैदान है। यहाँ गंगा और यमुना नदियाँ का जो उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो मैदान बना है उसे क्या बोलते हैं, गंगा यमुना का मैदान। तो उत्तरी भाग में गंगा यमुना का मैदान है, और दक्षिणी भाग में महाराष्ट्र का पठार यानी दक्कन का पठार स्थित है। ओके। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के चारों ओर प्राकृतिक विभागों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले मालवा का पठार। मालवा का पठार
इसे नर्मदा सोन घाटी, यह नर्मदा सोन घाटी के ऊपर उठा हुआ एक भाग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नर्मदा घाटी है उसके ऊपर ये एक उठा हुआ एक हिस्सा है जिसे मालवा का पठार कहा जाता है। यह सबसे बड़ा पठार है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28% भाग रिजर्व करता है। और यह इसके मध्य से, मालवा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ओके, जो कि 14 पूरे मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। वो मालवा के पठार के मध्य से होकर जाती है। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार, और जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। इसके अलावा मालवा के पठार में 2 अन्य चोटियां भी हैं, वो छजारी और जानापाव। ये यहाँ की कौन से मालवा के पठार की 2 अन्य चोटियां हैं। इसके बाद मालवा, नर्मदा और चंबल के बीच, चूंकि चंबल जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, तो चंबल और ये यहाँ नर्मदा निकलती है, नर्मदा के बीच जल विभाजक का काम करता है। यानी यहाँ का जल इस साइड और यहाँ का जल इस साइड। क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर पूरब है, यानी यहाँ से चंबल जाती है वो उत्तर की ओर जाती है, फिर यहाँ से पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो मध्य प्रदेश का ढाल उत्तर पूरब है और यहाँ जल विभाजक के रूप में जो मालवा का पठार है, इस कारण से यहाँ नर्मदा नदी जो निकलती है वो सीधे साइड खंभात की खाड़ी में गिर जाती है या अरब सागर में गिर जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो सिगार है उसकी ऊंचाई 881 मीटर है, और यहीं की 2 अन्य और चोटियां हैं, एक तो है छजारी और एक है जानापाव पहाड़ी महू इंदौर। तो ये 2 पहाड़ियां हैं जो कि यहाँ की छजारी की ऊंचाई है 810 मीटर और जानापावा की है 854 मीटर। ओके, मालवा का जो पठार है यहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि जब हम चट्टानें पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि मालवा के पठार का निर्माण अग्नेय शैल से हुआ है। अग्नेय शैल यानी जो लावा पृथ्वी के अंदर से निकला और वो यहीं कहीं जम गया, तो उसमें ना तो कोई फॉसिल्स थे, यानी उसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे क्योंकि लावा में फॉसिल्स पाए नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ कोयला या पेट्रोलियम जैसी चीजें नहीं पाई जाती। तो जो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ की इसीलिए फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, सोयाबीन, कपास और गेहूं, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ जो वर्षा औसतन होती है वो 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसलिए जो फाहियान यात्री आया था, चीनी यात्री जो भारत आया था, और उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को कहा था। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा किस यात्री ने दिया था? तो फाहियान ने, जो कि चीनी यात्री था, उसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। इसके बाद आइए बात करते हैं मध्य भारत का पठार। तो मित्रों, ये यहाँ से ये मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार यह मध्य प्रदेश का 10.68% रिजर्व करता है, और यह विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है। मित्रों, जब हम अभी चट्टानें पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि विंध्यन शैल समूह क्या होता है, कटप्पा शैल समूह क्या होता है, और अग्नेय शैल क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझें कि जो मध्य भारत का पठार है वो विंध्यन शैल समूह से निर्मित हुआ है। ओके, इसके बाद यह उत्तर प्रदेश व राजस्थान से सटा हुआ है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश लगा है और यहाँ राजस्थान, तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है। और इसका ढाल किसकी ओर है? पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर है। इसलिए सारी नदियां उत्तर से और फिर पूरब की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ की मिट्टी, इसीलिए नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ होती है, इसलिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसलिए यहाँ पे
कपास, गन्ना जैसी फसलें, गेहूं जैसी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल, पार्वती, सिंध है। चंबल ही आती है, पार्वती और सिंध, ये नदियाँ भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये यहाँ से ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% रिजर्व करता है। ओके, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में रीवा कन्या का पठार है और पश्चिमी भाग में मध्य भारत का पठार है और नीचे की ओर मालवा का पठार है। इस प्रकार से ये घिरा हुआ है। और बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से हुआ है। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई क्या है? सिद्ध बाबा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है और जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। 1172 मीटर। तो यहाँ पे यदि पूछी जाए बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी तो ये है सिद्ध बाबा। और मालवा की सबसे ऊंची चोटी सेगार है। ओके, इसके बाद हम आते हैं रीवा पन्ना का पठार। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसका क्षेत्र रीवा और पन्ना और दमोह इसमें फैला हुआ है। टीकमगढ़ में भी फैला हुआ है। और यहाँ यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% भाग रिजर्व करता है और इसे बिंद कगारी प्रदेश कहा जाता है। और रीवा पन्ना पठारी प्रदेश का निर्माण कटप्पा सेल समूह से हुआ है। कटप्पा या विंध्यान सेल समूह से हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो हीरा मिलते हैं वो कटप्पा सेल समूह से ही प्राप्त होती है। यानी कटप्पा सेल से ही हमें हीरे प्राप्त होते हैं। ओके, और रीवा पन्ना के पठार में गहरी काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ गेहूं और तिलहन और ज्वार उगाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ये यहाँ से लेकर के ये अनूपपुर अमरकंटक के यहाँ तक, और ये यानी नर्मदा सोन घाटी पश्चिम से लेकर के पूरब में अमरकंटक तक फैली है। ओके, और यह सतपुड़ा और मालवा की मध्य स्थित एक भ्रंश घाटी है। मित्रों, भ्रंश घाटी क्या होती है कि मान लीजिए ये दो सेल हैं, यदि यहाँ ये सेल नीचे कुछ इस तरह से धंस जाए, इस तरह से कुछ नीचे धंस जाए और ये की प्रकार से क्या ये घाटी बनाती है, तो इसे कहा जाता है भ्रंश घाटी या फॉल्ट इसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। तो भ्रंश घाटी या फॉल्ट का निर्माण करते हैं। जब यहाँ बीच की जमीन नीचे धंस जाती है तो यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण या फॉल्ट का निर्माण होता है। इसलिए जो नर्मदा है, नर्मदा नदी इसी फॉल्ट में या भ्रंश से होते हुए बहती है और यही कारण है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 26% भाग रिजर्व करती है। नर्मदा घाटी के ऊपर मालवा है और नीचे सतपुड़ा है और पूरब में बघेलखंड है और इस साइड पश्चिम तक फैली है। यह भ्रंश घाटी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच धंसने से बनी है। यह काली गहरी दोमट मिट्टी और सतपुड़ा घाटी में काली गहरी दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर वही गेहूं काली के लिए गेहूं कपास उगाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। मित्रों, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह मध्य प्रदेश का 11% भाग रिजर्व करता है और यह दक्षिण पश्चिम से पूरब में अमरकंटक तक फैला है। दक्षिण और पश्चिम यानी यहाँ पूरा दक्षिण पश्चिम से लेकर के और पूरब में अमरकंटक तक फैला है
और इसको भी यदि हम देखें तो इसको भी 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। इसको भी हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो राजपीपला और दूसरा मध्य श्रेणी और तीसरा है मैकाल श्रेणी। तो इसको कुछ इस तरह से बांटा गया है, राजपीपला श्रेणी, और ये किसको बांटा है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। राजपीपला श्रेणी और ग्वालीघाट मध्य श्रेणी, ये मध्य श्रेणी में ये दोनों आते हैं, ये मध्य श्रेणी है, और इसके बाद ये मैकाल श्रेणी है। तो राजपीपला सबसे पश्चिमी भाग कहलाता है और मैकाल श्रेणी सबसे पूर्वी भाग कहलाता है। ओके, जो राजपीपला है वो पश्चिमी का कटा-पटा हिस्सा है, कटा-पिटा हिस्सा है, और यहाँ से ही बुरहानपुर दर्रा राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच से होकर के बुरहानपुर दर्रा जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम मध्य श्रेणी हिस्सा। तो मध्य श्रेणी हिस्सा यह राजपीपला के पूरब में है। क्या है मध्य श्रेणी हिस्सा? इसमें जो महादेव पहाड़ी है, महादेव श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, या यही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यही महादेवी श्रेणी की, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यही क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350। तो यदि आ जाए कि महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही होगी, यदि आ जाए कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ ही होती, और यदि आ जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ ही होगी। तो इस प्रकार से जो धूपगढ़ है वो महादेव पर्वत श्रेणी मध्य श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद मैकाल श्रेणी सबसे पूर्व में स्थित है, और यह अर्धचंद्राकार है। क्या है, अर्ध, देखिए ये ऐसा चंद्र बन रहा है, तो यह क्या है, ये एक अर्धचंद्राकार है, और यह दक्खन ट्रैप से निर्मित है। एक चट्टान है, दक्खन ट्रैप, उससे ये निर्मित है। इसके बाद बात करते हैं हम पूरी भाग या बघेलखंड का पठार। तो पूरी भाग और बघेलखंड का पठार यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% यानी 7% रिजर्व करता है, और यह मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, इसलिए इसे पूरी पठार कहा जाता है। और इस पठार से मध्य प्रदेश की नर्मदा, जोहिला और बरधा नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियां बघेलखंड पठार के अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बरधा नदी भी बहती है, और यह गोंडवाना सेल समूह का हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बघेलखंड का पठार गोंडवाना सेल समूह का हिस्सा है, क्योंकि मुख्य रूप से जो गोंडवाना था वो छत्तीसगढ़ में स्थित था, और वो आज छत्तीसगढ़ में चला गया, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बघेलखंड के पठार में स्थित है। ओके, तो बघेलखंड के पठार में गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। ओके, और यहाँ भी धारवाड़ युग की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसमें लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज और चावल, अलसी आदि की खेती की जाती है। और बघेलखंड का जो सबसे ऊंचा भाग है, यानी सबसे ऊंची चोटी कह लें, तो वो है देवगढ़। सबसे ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़। तो मित्रों, आइए जितना भी अभी हमने पढ़ा उसको हम 5 मिनट में समराइज करते हैं, उसको समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा मालवा का पठार। जैसा कि हम जानते हैं कि मालवा का पठार संपूर्ण एमपी का 28% भाग कवर करता है, और यह दक्खन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ओके, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार, 881 मीटर। इसके अलावा यहाँ की 2 अन्य चोटियाँ हैं, जैसा कि जानापाव पहाड़ी और छजारी पहाड़ी। ये जानापाव 457 मीटर और छजारी 810 मीटर ऊंची चोटियां हैं। इसके अलावा यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, इसीलिए यहाँ की जलवायु को फाहियान जो चीनी यात्री था उसने यहाँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा।
इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो गेहूं, गन्ना और सोयाबीन के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा यहाँ की जो नदियाँ हैं वो चंबल, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और सोनार यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत विंध्यन सेल, कडप्पा सेल तथा दक्खन टैप की अफरदन से व चंबल द्वारा निक्षेपित मिट्टी से निर्मित है। ओके, और यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है जो गेहूं, गन्ना, राई, सरसों मुख्य रूप से काफी उपयोगी है। यहाँ की जो नदियां हैं चंबल, पार्वती, सिंध यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यह मध्य भारत का पठार संपूर्ण एमपी का 10.68% कवर करता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7.7% कवर करता है। यह मुख्य रूप से नीच तथा ग्रेनाइट या प्री कैम्बियन की चट्टानों से तथा विंध्य समूह तथा बिजावर सीरीज के अपर्दन से निर्मित है। और यहाँ की सबसे बड़ी चोटी है वो है सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। इसके बाद है काली मिट्टी, यहाँ पे मतलब जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है और दोमट मिट्टी भी पाई जाती है जो कि गेहूं, ज्वार और तिल, सरसों के लिए लाभदायक है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं सिंध, बेतवा और धसान यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कटप्पा तथा विंध्यन सेल समूह से निर्मित है। ओके, और यहाँ की जो मिट्टी है लाल, काली, कछारी मिट्टी है जिसमें गेहूं, चावल, तिलहन आदि का उत्पादन किया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यह सबसे मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है और यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 26% कवर करता है। ओके, भारत की सबसे बड़ी जो रिफ्ट वैली है वो नर्मदा घाटी है। ओके, और एक गहरी यहाँ की जो मिट्टी है वो गहरी काली, लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जो कि कपास, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि के लिए उपयोगी है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जैसा कि नर्मदा घाटी है तो नर्मदा तो है ही और सोन और ताप्ती भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% भाग रिजर्व करता है यानी कवर करता है। और इसकी राजपीपला, मध्य श्रेणी, मैकाल श्रेणी आदि को मिलाकर इसका निर्माण किया गया, यानी इसमें से 3 श्रेणियों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। पहला राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, मैकाल श्रेणी, इन तीनों से मिलकर बना है। राजपीपला और मध्य श्रेणी के बीच बुरहानपुर दर्रा पाया जाता है जैसा कि हमने बताया। और मध्य श्रेणी में ही जो हमारा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहाँ की जो मिट्टी है वो गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि के लिए काफ़ी उपयोगी है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और सोनार। ओके, तो अब बात करते हैं हम बघेलखंड का पठार। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भाग रिजर्व करता है और यह गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। और इस पठार में विंध्यन, ग्रेनाइट तथा धारवाड़ युग की चट्टानें पाई जाती हैं। ओके, अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है जो कि चावल, अलसी और मोटे अनाज के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला है। इसके अलावा यदि आपको जिले उसके देखने हैं कि किस भाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 मैपों को कंबाइंड किया है। एक तो जिसके बारे में अभी स्टडी करते हैं और उसके पीछे मैंने मध्य प्रदेश का जो मैप है वो रखा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस भाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देखा, यदि मैं कहूँ मालवा का पठार तो यहाँ पे मुझे स्पष्ट दिख रहा है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, ये इतने अशोकनगर, सागर आदि का एरिया इसमें शामिल है। उसी प्रकार से हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ यदि हम बात करें तो मध्य भारत का पठार मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी ये और भिंड ये सभी एरिया किसके अंतर्गत आती है, मध्य भारत का पठार। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है तो बुंदेलखंड में भी यहाँ भी हम देख सकते हैं कि छतरपुर, टीकमगढ़,
दतिया, ये भाग इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ भी दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, ये रीवा, पन्ना, पठार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ बात करें तो बघेलखंड में उमरिया, शहडोल, सीधी और कटनी, ये सभी ज़िले आते हैं। और यहाँ सतपुड़ा में नीचे वाले सभी ज़िले जैसे बालाघाट, मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये बुरहानपुर, ये सभी ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और यदि नर्मदा सोन की घाटी की बात करें तो यहाँ पर अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा, जितने भी घाटी पे जबलपुर ये दिख रहे हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों इसका हमने समराइज किया 5 मिनट में। और मित्रों मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और इसके बाद अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मित्रों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई डाउट हो या इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।